हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी। ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे होंगे। हम लोग 9th 10th क्लास से कि व्हाट इज अ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण क्या है, कैसे उसको दूर किया जाए, ये सब टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज अ पॉवर्टी। देखिए, जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि पॉवर्टी एक इंसान के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, कर्ज है, और इससे हर किसी को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। लेकिन इंडिया के लिए सिचुएशन है वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है, मोर देन 1/5 पॉपुलेशन, गरीबी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे, वो इंडिया के अंदर ही देखने को मिला है। और इंडिया में जो हर 5 ईयर प्लान के अंदर गवर्नमेंट का कोशिश होती है, गवर्नमेंट से कोशिश करती है कि किस तरह से गरीबी को कम किया जाए, गरीबी को रोका जाए। बट जैसे ही टाइम बीतता है, जो पॉवर्टी घटने के बजाय हमारी फिर से बढ़ जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? सरकार की पॉलिसी बार बार क्यों फेल होती है? क्यों पॉवर्टी में कमी नहीं आती, गरीबी में किसी तरह के जो डेटा है कम नहीं होते? हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉवर्टी होता है क्या। देखिए, पॉवर्टी बेसिकली सिचुएशन है कि एक ऐसा सिचुएशन जब कोई भी इंडिविजुअल एक बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती है, जिसमें कि फूड हो गए, क्लॉथ हो गए, हाउसिंग हो गए, बेसिक एजुकेशन सिस्टम हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गए, इन सब बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा करने में वो अनेबल होता है, सक्षम नहीं होता। हम इस स्टेट को क्या कहते हैं? गरीबी। तो पॉवर्टी बेसिकली एक स्टेट है। और गरीब होता कौन है? जो पर्सन है वो गरीब होता है, और पॉवर्टी सिचुएशन स्टेट होती है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि हु इज अ पुअर, कि गरीब हम कहते किसे हैं। तो देखिए, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में दो अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम देखते हैं, आप शहरों के अंदर है तो शहरों में आप गरीब किसे कहेंगे? जो पुश कार्ट वेंडर है, जो मतलब ठेला चलाते हैं, या रैग पिकर्स है, बेगर्स है, जो आपके आसपास छोटे छोटे रोड साइड पे जो कॉबलर्स बैठे होते हैं। क्योंकि उनके इनकम बहुत ही कम होती है, इतनी भी वो कमा नहीं पाते बेचारे, इतनी मेहनत करने के बावजूद, कि वो अपनी अपनी फैमिली की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके। तो इसी को क्या कहा गया है? गरीब। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो जो लैंडलेस लेबर है, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, जो दूसरे के लैंड पे काम करते हैं, या जिनके पास बहुत छोटा सा लैंड है जिसके ऊपर वो दिन रात मेहनत करते हैं, पर इतना भी प्रोडक्शन नहीं हो पाता कि वो अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको वो पूरा कर पाए। तो ये जो गाँव और शहरों के अंदर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जिन्हें हम गरीब के कहते हैं। तो गरीब पर्सन होता है, पॉवर्टी बेसिकली पर्सन की सिचुएशन होती है। अब कॉमन कैरेक्टर ऑफ पुअर, कि गरीब जो होता है उसकी क्या विशेषता होती है, क्या कैरेक्टर, क्या नेचर है। तो सबसे पहले गरीब लोगों के अंदर जो कॉमन चीज़ें आपने देखी होगी वो हम बात करें यहाँ पे। हंगर, स्टार्वेशन और माल न्यूट्रिशन। देखो, गरीब जो होगा उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने की उसके पास पैसे नहीं होते, या अगर वो खाना खा भी रहा है तो वो ऐसा फूड ले रहा है जो उसके हेल्थ के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। और इसीलिए जो माल न्यूट्रिशन जैसी जो प्रॉब्लम है इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा गया बच्चों के अंदर। जो गरीब बच्चे होते हैं उनके पास एक तो भोजन नहीं होता है, फूड नहीं होता, और होता भी तो उसमें बैलेंस डाइट नहीं होता। वो सिर्फ पेट भरने के लिए आलू चावल कुछ भी ऐसे खा लेते हैं जिससे उनकी हंगर तो शांत हो जाती है, बट उनको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, जो उनको बैलेंस डाइट मिलना चाहिए उनकी डेवलपमेंट के लिए, वो उनको नहीं मिल पाती। तो इंडिया के अंदर जो माल न्यूट्रिशन है एक बहुत बड़ी समस्या। और ये माल न्यूट्रिशन कहाँ पे देखने को मिलता है? बेसिकली गरीबों में, क्योंकि उनके पास इतना सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, बैलेंस डाइट ले सके। तो हंगर, भूखमरी, जो लोग 2 वक्त का रोटी भी नहीं ले पाते, ठीक है। स्टारवेशन, काफ़ी टाइम से जो लोग भूखे रह रहे हैं। और माल न्यूट्रिशन, जहाँ पे उनको खाना तो मिल रहा है बट उस खाने के अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई भी तरह के जो मतलब जितना उनको डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए फूड के अंदर, सभी तरह के जो डाइट है वो डाइट उनको नहीं मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्वालिटी। दूसरा, अगर हम बात करें तो पुअर हेल्थ, सीधी सी बात है, जब बच्चों को ढंग का खाना नहीं मिलेगा, उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा, तो सीधा उसका जो इफेक्ट होगा वो हेल्थ पे जाएगा। दूसरा, गरीब लोगों को बहुत सारे जो डिजीजेस है, बीमारी है, वो इनहेरिटेड उनके पेरेंट्स से मिलती है। क्योंकि अगर बच्चा गरीब है तो बेसिकली कि पेरेंट्स भी उसके गरीब होंगे, और जिसके कारण पेरेंट्स से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, माल न्यूट्रिशन जैसे चीज़ें होती है, इम्यूनिटी खराब होना। तो ये सब सीधी सी बात, उनके बच्चों में भी जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। ये एक बहुत दूसरा सिचुएशन है। तीसरा, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। देखिए, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास क्या होता है? लैक ऑफ द लिटरेसी, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं होते। लैक ऑफ द स्किल, उनके पास स्किल नहीं होता, टैलेंट नहीं होता, क्योंकि इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने को एक्सप्लोर कर सके, वो मल्टीपल चीज़ों में स्किल हासिल कर सके।
और इसीलिए जब वो मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं तो उनके पास ना तो डिग्री होती है अच्छी, ना उनके पास टैलेंट होता है, ना उनके पास स्किल होता है, और जिसके कारण वो अपने जॉब में अपनी सैलरी में निगोशिएट नहीं कर पाते, और जो कम रेट पर उनको मजदूरी दी जाती है, जो कम रेट पर उनको वेजिस या सैलरी दी जाती है, उसी रेट पे इनको काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो यानी कि अपने आप को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए उनके पास टैलेंट का अभाव होता है, स्किल का अभाव होता है, जिसके कारण उनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो भी काफ़ी लिमिटेड, सीमित हो रह जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट ट्रैप। डेट मतलब कर्ज के जाल में वो पूरी तरह से फंस जाते हैं। क्यों? देखिए, आपने देखा है कि जो गरीब है उसके पास प्रॉपर जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो क्या करते हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ों के लिए भी अपने दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने रिलेटिव से, या गांव के हैं तो जो मनी लैंडर्स होते हैं जिन्हें साहूकार महाजन से, और वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनसे लोन ले लेते हैं, जिस लोन को वो कभी चुका नहीं पाते, और फिर उस लोन को चुकाने के लिए फिर कहीं और से लोन लेते हैं, और इस तरह से वो लोन के डेट मतलब डेट के जो ट्रैप होता है, जाल होता है, उसमें वो फंसते ही चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि इस लोन से वो आखिर उभर सके। नेक्स्ट हम बात करें जेंडर इनइक्वालिटी। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है, मेल फीमेल में जो इनइक्वालिटी होती है, ज़्यादातर आपने गरीब लोगों में ही देखा होगा। जैसे जो बेसिकली फीमेल होती है, जो गर्ल्स लोग होती है, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो गर्ल्स के एजुकेशन को रोक कर जो बेटा होता है उनको ज़्यादा मतलब फैसिलिटी दी जाती है। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि लिंग जो हम कहते हैं ना कि लड़के लड़कियों में जो भेदभाव है, लड़कियों को कम अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो गरीब फैमिली में ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पे जो वुमेन्स होती है उनको अच्छा स्टेटस नहीं मिलता, उनके एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझा जाता है, और जिसके कारण जो वुमेन होती है उनकी जो स्टेटस होती है प्रेजेंट में भी खराब होती है, और फ्यूचर, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं करोगे तो जो फ्यूचर है वो भी आपका कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आज आप क्या कर रहे हो वही आपके कल को डिसाइड करेगा। और यहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको फ्रीडम नहीं दिया जाता, तो सीधी सी बात है, इसीलिए उनमें किसी तरह की डेवलपमेंट नहीं आती। तो जेंडर जो इनइक्वालिटी है, ये सबसे ज़्यादा आपने गरीबों के फैमिली में ऐसी चीज़ें देखी होगी। नेक्स्ट हम बात करें तो बिगर फैमिली। आप लोगों को पता होगा कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी फैमिलीज भी बड़ी होती है, और वो होते भी गरीब इसीलिए। रीज़न क्या होता है कि जैसे उनका मतलब उनको बच्चा है, बेसिकली बर्डन नहीं लगता उनको, क्योंकि 8-10 साल के होते हुए किसी न किसी छोटे शॉप पे कहीं पे काम करने लग जाते हैं, तो उनको बच्चा एक एडिशनल सपोर्ट दिखता है कि फैमिली को चलाने के लिए वो उनकी हेल्प करेगा, और इसीलिए वो उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा। तो बड़ी फैमिली, जेंडर इनइक्वालिटी, और कई बार तो वो बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो गई, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता, तो ये सब चीज़ें गरीबों के अंदर आपने कॉमन चीज़ें देखी होगी। जेंडर इनइक्वालिटी, लैक ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, डेट ट्रैप में फंसे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम कह सकते हैं कि जिसमें भी ये सारी क्वालिटी होगी, तो वो जो सिचुएशन होगा, वो जो पर्सन होगा, उसे गरीब यहाँ पर कहा गया है। तो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी 20% से भी ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो ऐसे में भारत सरकार हर बार कोशिश करती है, प्लानिंग करती है कि किस तरह से उनको डेवलप किया जाए, उनको आगे लाया जाए, सोसाइटी में जो डेवलपमेंट का हिस्सा उन्हें भी मिले, वो भी आगे अपलिफ्ट हो। तो पहले हम बात करेंगे कि मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को मापने के 2 तरीके क्या है। तो इसमें 2 रखना है आपको, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब जानते हैं कि रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। देखो, रिलेटिव मतलब किसी के कंपैरेटिवलिटी, यानी कि वो कंपैरेटिव इंडिविजुअल के बीच में हो सकती है, 2 रीजन के बीच में हो सकती है, 2 देशों के बीच में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राम है, वो 30,000 रुपये कमा रहा है, और 30,000 रुपये कमा रहा है तो उसकी बेसिक जो नेसेसिटी है वो पूरी हो रही है। बट श्याम, मान लेते दूसरा उसका फ्रेंड है, वो 40,000 रुपये कमा रहा है। अब हम कंपेयर करेंगे राम और श्याम में, तो राम गरीब है क्योंकि वो 30 कमा रहा है और श्याम 40 कमा रहा है, उसकी फैसिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा अर्न कर रहा है। तो जब उसको कंपेयर किया तो वो गरीब है, दैट इज़ अ रिलेटिव। स्टेट में मान लो एक स्टेट में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, तो उन 2 स्टेट के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो ये रिलेटिव मतलब कंपैटिबिलिटी, कभी 2 इंडिविजुअल के बीच में, 2 रीजन के बीच में, 2 स्टेट के बीच में, 2 नेशन के बीच में, ये रिलेटिवली जरूर नहीं कि वो गरीब हो सकता है कोई बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, जो मिनिमम नेसेसिटीज़ है, वो उसकी फुलफिल हो रही है। बट अगर दूसरे हम किसी से कंपैरिजन करेंगे तो उसके तुलना में वो गरीब है, दैट इज़ अ रिलेटिव पॉवर्टी। बट एक्चुअल में पॉवर्टी इसको हम नहीं कह सकते। बट जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो बेसिकली रियल पॉवर्टी होती है, क्योंकि इसमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, जैसे मैंने बताया कि फूड, क्लोथ, हाउसिंग, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, ये जब उनको नहीं मिलती तो हम उनको कहते हैं दिस इज़ अ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और इंडिया में हम बेसिकली जो बात करते हैं वो
एब्सोल्यूट पॉवर्टी की ही बात करती है। यानी कि अभी हम जो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं वो इसी पॉवर्टी की बात हम कर रहे हैं। अब हमारे देश में पुअर और नॉन पुअर डिफाइन कैसे किया जाता है, कैसे पता लगाते हैं कि ये गरीब है या गरीब नहीं है। तो इसके लिए हमारे देश में पॉवर्टी लाइन यूज़ किया गया है। तो पॉवर्टी लाइन बेसिकली क्या है कि स्टैंडर्ड है मेज़र करने का कि कितने लोग गरीब है, कितने लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। हमने एक लाइन डिसाइड कर दिया, उसका जो मेजरमेंट करने का मैं बताऊंगी कि क्या बेस रखा है। तो इसमें हमने जो बेस रखा है बेसिकली मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि एक पर्सन मंथली कितना अपने ऊपर स्पेंड करता है। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो कंजम्पशन कैलोरीज के बेस पे, कि एक इंडिविजुअल पर डे कितना कैलोरी कंज्यूम करता है, उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है या अबव पॉवर्टी लाइन में आता है। तो अब इसमें दे रखा है कि मंथली कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि अगर इनकम उसकी बिलो पॉवर्टी लाइन होगी तो वो गरीब हो गया, अगर उसकी इनकम अबव द पॉवर्टी लाइन होगी तो वो नॉन पुअर के कैटेगरी में आ जाएगा। अब हमने बताया कि जो मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो है, मिनिमम कैलोरीज इनटेक, कि वो कितना मिनिमम कैलोरी इनटेक कर रहा है। अगर हम बात करें शहर में, अगर कोई भी इंसान अर्बन एरियाज में है, पर डे 2100 कैलोरी अगर वो ले रहा है, अगर इतना इससे ज़्यादा ले रहा है तो वो नॉन पुअर की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन इससे कम ले रहा है तो वो गरीब के कैटेगरी में आ जाएगा। गांव के अंदर रूरल एरियाज की बात करें तो वो कैलोरी कंजप्शन 2400 है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया गांव में ज़्यादा कैलोरीज कंजम्पशन क्यों है। तो रीज़न क्या है कि गांव के लोग ज़्यादा फिजिकल टास्क करते हैं, मेहनत शरीर वाले काम करते हैं, और जहाँ पे फिजिकल टास्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जब ज़्यादा काम करते हैं फिजिकली, तो वहाँ पे हमें कैलोरीज ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसीलिए रूरल एरियाज़ में जो कैलोरी कंजम्पशन है 2400 है, और अर्बन एरियाज़ के अंदर कैलोरी कंजम्पशन 2100 है। नेक्स्ट एक मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरीज, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू कितना पैसा आप स्पेंड करती हो। तो यहाँ पे भी रूरल एरियाज़ के अंदर 816 रुपये है, और अर्बन एरियाज़ में 1000 है। यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में इसीलिए कम है क्योंकि गांव के अंदर जो चीज़ें होती है थोड़ी सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू शहर, इसीलिए वहाँ पे इन जो कैलोरी का जो वैल्यू है, जो मिनिमम जो मॉनेटरी वैल्यू वहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने बताया कि ज़्यादा कैलोरी और कम कैलोरी का रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ तक हमें आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी। तो पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो पॉवर्टी लाइन सबसे पहले जो प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले का जो कंसेप्ट है वो दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था। उनको बेसिकली वो चाहते थे कि कोई भी एडल्ट पर्सन जो जेल के अंदर रह रहा है, तो जेल में उसके मेंटेनेंस के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, इस चीज़ को लेकर आए थे। उसके बाद हमारे देश में आज़ादी के बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, बहुत सारे कमेटी बनाई गई ताकि गरीबी को डिफाइन किया सके, पता लगाए से कितने लोग हमारे देश सच में बिलो पॉवर्टी लाइन है। बट उसके बावजूद कोई खास परिवर्तन नहीं आया क्योंकि सरकार की सारी जो पॉलिसी है वो बेकार हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे आखिर पॉलिसी बेकार क्यों हो जाती है। तो पहले हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी की। जैसे कि अमीर लोगों की भी कैटेगरी होती है ना, ये मिडिल क्लास है, ये अपर मिडिल क्लास है, ये रिच है, ये मिलेनियर है, बिलेनियर है। उसी तरह से गरीबों की भी कैटेगरीज होती है। तो 3 भागों में बेसिकली हमने बांटा है। एक क्रॉनिक पुअर, क्रॉनिक मतलब जो जिंदगी भर गरीब ही था, पैदा गरीब में हुआ, मर भी गरीब में रहा, लाइफ भी उसकी गरीबी में चल रही है। यानी कि क्रॉनिक मतलब जो लंबे टाइम से, लगातार कई टाइम से वो, उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक। ट्रांजिस्ट पुअर का मतलब होता है कि वो गरीब नहीं था या गरीब है, बट बाय द टाइम वो अपने लाइफ को इम्प्रूव कर लेता है तो वो गरीबी से बाहर भी आ जाता है इसके अंदर। तो जैसे बोलते हैं ट्रांजिस्ट पुअर, समझ आए, किसी की मतलब कि छोटे लैंड मतलब है, लैंड है उसके पास, उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, उसने अपनी लाइफ इंप्रूव कर ली, तो वो धीरे धीरे उसकी लाइफ इंप्रूव हो जाती है, बेसिक ज़रूरतें पूरी होने लगती है। तो वो ट्रांजिस्ट में, यानी कि वो गरीबी हो भी रहा है और बाय द टाइम उसकी लाइफ अच्छी भी हो रही है, जो बेसिक नेसेसिटी वो उसको मिल रहा है। बट यहाँ पे पर्सन जो है शुरू से ही गरीब है, गरीबी में ही जी रहा है, उसकी लाइफ भी गरीब, आगे कुछ इंप्रूवमेंट भी उसमें नहीं दिख रही है। और नॉन पुअर यानी कि वो गरीब कभी था ही नहीं और ना ही अभी वो गरीब है, ठीक है। मतलब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, वो अमीर तो नहीं है, बट उसकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती है वो चीज़ें वो अपने आप को देने में एबल है, तो उसे हम नॉन पुअर कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पॉवर्टी क्या है, गरीब कौन होते हैं, कैरेक्टर हमने बात कर लिया, मेजर्स पॉवर्टी की बात कर ली और कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी की बात करी। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर हमारे देश में ऐसा क्या रीज़न है कि इतने सारे प्रोग्राम बने, पॉलिसी बनी, सरकारें आई, सरकारें गई। आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी ने 1967 के इलेक्शन जब हुए थे, उन्होंने बहुत बड़ा स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। 71 के इलेक्शन में दिया, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी के टाइम से देश में गरीबी हटाओ के नारे चल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी गरीबों, पूरे विश्व में जितने गरीब रहते हैं
उसका 1/5 से भी ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है वो हमारे इंडिया के अंदर गरीब है। इसीलिए जो इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी एक बहुत बड़ा श्राप बन चुका है कि पता नहीं वो जा नहीं रहा हमारी इकॉनमी से। तो आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है? कोई भी चीज़ अगर दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो वो रीज़न हम यहाँ पे आज बात करेंगे। सबसे पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम सभी समझते हैं कि जब तक आप जितने मर्जी सरकार पॉलिसी बना ले, प्लान बना ले, अगर हमने रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो सारी की सारी पॉलिसी सरकार की बेकार हो जाएगी और कोई भी उसका बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, सभी का जो मेन रीज़न है, रूट हम कहें, जड़ कहें, तो वो क्या है? राइजिंग पॉपुलेशन। तो हमें सबसे पहले जो बढ़ना कंट्रोल करना होगा, तो पॉपुलेशन जो हमारी तेज़ी से बढ़ रही है उसमें हमें रोकना पड़ेगा। और आज टाइम भी आ गया है कि मोदी सरकार कुछ ऐसा प्रोग्राम लेकर आए, ऐसे कानून लेकर आए जिसमें कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, जैसे आपको पता है चाइना के अंदर, चाइना भी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन उसने क्या करा, अपने देश में नियम बना ले, एक बच्चा। तो आपको पता है कितने साल के बाद अब जाके उसकी जो ग्रोइंग रेट है उसमें कमी आई है। अगर हम आज कोई पॉलिसी बनाएंगे, आज हम कोई कानून बनाएंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट आगे 20-25 साल के बाद हमें देखने को मिलेगा। तो ये ठीक है। उसके बाद लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जिस रेट से हमारे देश में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस रेट से हमारे देश में हो नहीं रहे। जितने लोग हमारी ज़रूरत है उतनी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पा रहे, इसलिए लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, ना इंडस्ट्री सेक्टर में। तो ये रीज़न है कि जिस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए वो डेवलपमेंट ही नहीं होगी, तो आखिर लोगों को जॉब कहाँ से मिलेगा? दूसरा, हमारे इंडिया में अब जाके लोगों ने स्टार्टअप करना स्टार्ट किया है, यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं, बड़े बड़े आईआईटी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जॉब पे डिपेंडेंट, यानी कि वो चाहते हैं कि उनको दूसरा कोई नौकरी दे। मतलब एक तरह से वो रिस्क लेना नहीं चाहते, रिस्क एपेटाइट उनके अंदर नहीं है। तो हर कोई नौकरी मतलब चाहेगा ही, तो नौकरी सीकर होगा तो नौकरी क्रिएट कौन करेगा? तो हमारे देश में ज़रूरत है कि नए नए एंटरप्रेन्योर आए। अब धीरे धीरे आपको देख रहे हैं यंगस्टर है जो कम उम्र में बड़े बड़े वेंचर्स खड़े कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन इकॉनमी का हम कह सकते हैं। बट अभी जो फिलहाल था, नो, जो हमारी डेवलपमेंट थी, जिस रेट से डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज खोले, लोगों को जॉब मिले, इंडस्ट्री सेक्टर हो गए चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के, उस तरह की डेवलपमेंट हमारे देश में अभी तक नहीं हुई है। तीसरा, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। हमने देखा ही है, हालांकि ग्लोबलाइजेशन हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, बट उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी तरह के ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया गया, बल्कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से सबसे ज़्यादा किसी भी सेक्टर को नुकसान हुआ है। कोई सेक्टर अगर बैकवर्ड हुआ है तो वो क्या है? एग्रीकल्चर। सरकार ने उस पर जो पेस्टिसाइड्स पे, जो भी फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडीज़ दे रही थी, वो भी सरकार ने ले ख़त्म कर दी, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता जा रहा है। और जो भी किसान है बेचारे हमेशा गरीबी में ही रहते हैं, और कई किसान तो इतनी बुरी हालत हो जाती है, लोन के तहत इतने दब जाते हैं कि उन्हें आत्महत्या, सुसाइड जैसे कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आज किसान का जो है, अपने बेटे, जो किसान का बेटा क्या किसान बनना चाहेगा? नहीं, क्योंकि किसान की जो आज स्टेटस है हमारे देश में, हम सभी जानते हैं, बहुत ही बुरी स्टेटस है। नेक्स्ट हम बात करें हाई इलिटरेसी रेट कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने देखा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उसकी तादाद बहुत कम है। और इसके पीछे अगर मान लो कुछ लोग पढ़ भी जाते हैं, तो हम एजुकेशन सिस्टम को भी एक रिस्पॉन्सिबल कहेंगे कि पढ़ने के बावजूद भी इनको बेसिकली एकेडमिक ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो जॉब ओरिएंटेड नहीं होते। ठीक है, अगर आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, बट आप जब रियल मार्केट में जॉब में जाते हो तो आपको उस चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, आखिर वो स्किल आपके पास नहीं होता, वो टैलेंट नहीं होता आपके पास, उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती बच्चों को ताकि वो रियल में और जॉब मार्केट के अंदर वो सर्वाइव कर सके। और दूसरा, आपको पता है, चलो शहरों में तो फिर भी बच्चे स्कूल जा रहे, पढ़ रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर अभी भी बहुत बुरा हाल है स्कूल का। जितने स्टूडेंट है उतने टीचर्स नहीं है, उतने स्कूल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और उसके बाद जो जेंडर इनइक्वालिटी है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, उनकी पढ़ाई को रोकवा दिया जाता है, उनको केवल घर के काम में ही इन्वॉल्वमेंट रखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे देश में जो इलिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर किसी गरीब को गरीबी चक्र जो है ना तो तोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है एजुकेशन की, क्योंकि उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है, उनके पास कोई अप्रोच नहीं है, उनकी कोई बैक नहीं है, उनके कोई पहले से उनके पास कोई पैसा नहीं है। तो ऐसे में एजुकेशन ही मेन एक सोर्स है बच्चों की आगे बढ़ने का। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, किस तरह से जो हमारे यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिटरेट किया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको ट्रेंड किया जाए, ताकि हमारे देश में जब ये जो पढ़ाई लिखाई आगे आएगी तो अपने आप ही जो गरीबी का स्टेट है वो चक्र टूटेगा और देश में डेवलपमेंट आएगी। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमने देखा है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा फैली हुई है, जिसे छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं।
इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट हो भी रही है तो आपने देखा कि जॉबलेस ग्रोथ, पीछे आपने पढ़ा था ना कि ठीक है देश का जीडीपी भी बढ़ा है, इकोनॉमिक थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी हुई है पहले की तुलना में, बट अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सरकार इतने नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलप कर भी रही है लेकिन उससे ज़्यादा रेट से पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिसका इफेक्ट ये होता है कि सरकार के सारे जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं वो फेल हो जाते हैं और 5 ईयर के बाद जितने लोग पहले अनएम्प्लॉयड उससे ज़्यादा लोग क्या होते हैं अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हमारे देश में, आपको देखो इनइक्वालिटी ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, वहाँ पे भी सभी इक्वली इक्वली अमीर इक्वली गरीब नहीं है, बट जिस हिसाब से हमारे देश में इनइक्वालिटी देखी गई है, यानी कि अमीरों और गरीबों के बीच इतना डिफरेंस कि एक गरीब जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और एक बंदा इतना आलीशान मकान में रहा है जिसको भी नहीं पता उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस है, डिस्क्रिमिनेशन है कि सेक्शन के अंदर 5-10% लोग हैं उनके पास पूरे नेशनल इनकम का 80% भाग कंसंट्रेटेड है और बाकी यहाँ पे जो 80-85% है उनके पास 10 या 20% इनकम आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी अनइवनली। समझ में आए? तो जिसके कारण हमारे देश में जो गरीबी है वो एक तरह से पूरा एक परपेचुअल क्रॉनिकल गरीबी का सिचुएशन बना रहा है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। देखिए जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, प्रोडक्शन उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे, इंडस्ट्री उस हिसाब से सेटअप नहीं हो रहे, उस हिसाब से डेवलप नहीं हो रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गुड्स की प्राइस ही बढ़ेंगी और गुड्स की फिर प्राइस बढ़ेगी तो जो अमीर लोग होंगे वो उसको इजीली अफोर्ड कर लेंगे। नुकसान किसको होता है, गरीबों को, जिसके पास पैसा नहीं है, वो पहले सस्ते रेट पे भी सामान नहीं खरीद पाता था लेकिन अब वो चीज़ें और महंगी हो जाने के कारण वो उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा, जिससे उनके हेल्थ के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने बचा के रखा होता है, जो सेविंग होती है वो भी उनकी क्या होती है, इन्फ्लेशन कारण खत्म हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर है जिसके कारण हमारे देश में सरकार की सारी पॉलिसी, सभी चीज़ें बेकार हो जाती है। तो हमें ज़रूरत है आज के टाइम में कि पॉवर्टी को दूर करने के लिए सरकार को और इनिशिएटिव और जो भी नए नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करना पड़ेगा। जो बच्चे हैं उनमें स्कूल के इम्प्रूवमेंट हालत ठीक करनी पड़ेगी, स्पेशली गाँव के अंदर पॉपुलेशन को सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर और जो भी हमारे इंडस्ट्री है दोनों को तेज़ी से ग्रो करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी इनइक्वालिटी है इनकम की उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और ये जो रिड्यूस तभी होगा जब देश में करप्शन रुकेगा। जो ब्लैक मनी लोगों ने अपने पास होल्ड करके रखा हुआ उसको जब रुकेगा तो ही देश में जो इनइक्वालिटी कम करेंगे। तो ये सारे जो हमारे कॉजेज होते हैं उसी को ख़त्म कर दे तो वही उसकी सोल्यूशन बन जाती है। तो कॉजेज पता है तो सोल्यूशन ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव दी पॉवर्टी, कि सरकार ने कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए, कौन कौन से उन्होंने मेथड्स रखे ताकि देश में जो गरीबी एक अभिशाप बन चुका उसको खत्म किया जाए। तो इसमें 3 हो, ध्यान रखना आपको, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो पहले हम बात करते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। देखिए ग्रोथ ओरिएंटेड का अप्रोच का मतलब होता है कि सरकार कोशिश करती है कि देश में जीडीपी बढ़े, इंडस्ट्री ग्रोथ हो, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ हो और उस ग्रोथ का जो इम्पैक्ट है सेक्शन के हर एक लोगों को मिले, गरीब से गरीब लोग को उसका डेवलपमेंट मिले। इस तरह सरकार डेवलपमेंट करना चाहती है। बट ये जो डेवलपमेंट है कोई फ़ायदा नहीं हुआ, देश में डेवलपमेंट हुई, अमीर और अमीर हो गए, गरीबों के पास अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। आपने देखा किसी, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, लेकिन जो भी हमने प्रोग्राम बनाए सरकार के उसका जो इम्पैक्ट है, जो ऑलरेडी पहले से डेवलप लोग है, पहले से डेवलप्ड एरियाज़ है, उन्हीं को इसका बेनिफिट मिला है, गरीबों को या गरीब एरिया को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। इस प्रोग्राम को तो हम कहेंगे कि सरकार का फेल हो गया। दूसरा हम बात करते हैं, अभी हम इसकी बाद क्या बात करेंगे, पहले मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की बात करते हैं। मिनिमम नीड्स में होते हैं कि सरकार एक ऐसी प्रोग्राम डिसाइड करती है जिसमें कि हर एक गरीब से गरीब की जो बेसिक रिक्वायरमेंट चीज़ है वो सरकार उसको प्रोवाइड कर पाए। जैसे कि आपको पता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया, राशन से बनाया गया, जहाँ पे गरीब लोगों को बहुत ही नॉमिनल रेट पे राशन दिया जाता है ताकि कोई व्यक्ति गरीब भूखा ना हो, मतलब स्टारवेशन की शिकार ना हो। दूसरा, बच्चों के लिए मिड डे स्टॉल किया गया, मिड डे मील, ताकि जो गरीब बच्चे उनको शरीर के ऊपर जो माल न्यूट्रिशन जैसी जो प्रॉब्लम है हमारे देश के बच्चों में देखा गया उसको ख़त्म किया जाए और साथ साथ बच्चे क्या मतलब स्कूल आने के लिए मोटिवेट हो, पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजे। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। तो ये बेसिकली सरकार ने गरीबी को दूर करने के प्रोग्राम चलाए। इसके अलावा जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी दूर करने के सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम शहरों में, गाँव में चलाए गए ताकि गांव और शहर जो भी गरीब लोग हैं उनको कम कैसे गरीबी को दूर किया जा सके। तो इसमें 2 तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर सरकार हमेशा कोशिश करती है कि हर कोई जॉब दूसरों के पास करना चाहेगा तो देश में जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होगी।
आज ज़रूरत क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की, यानी कि हर एक पर्सन छोटा-छोटा काम स्टार्ट करे, क्योंकि अगर हम काम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल हमें ही काम मिलेगा। अगर मैंने छोटा-सा भी बिज़नेस स्टार्ट किया, तो अगर कम से कम रेशियो लगा लें, तो एक बिज़नेस में 4 से 5 लोगों की ज़रूरत होती है। और ऐसे हमारे जो यंगस्टर है, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, सरकार उनको क्या करे, बहुत ही मुद्रा लोन, तरह-तरह के लोन्स प्रोवाइड कर रही है, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने आप को जॉब प्रोवाइड करे। अगर खुद को जॉब देना स्टार्ट करेंगे, 4 से 5 लोगों को और जॉब मिलेगी, और इस तरह से देश में छोटे लेवल से गरीबी को हटाना स्टार्ट किया जाएगा। तो जिसमें सरकार ने ये सारे जो प्रोग्राम्स, आपको बेसिकली याद रखना है कि रूरल एरिया में जो स्वरोजगार योजना, शहर में स्वरोजगार योजना, बहुत सारे सरकार ने बैंक में और नई-नई पॉलिसी निकाली है, स्कीम निकाली है। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो बहुत ही मिनिमम रेट पे, इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सको। तो सरकार प्रोग्राम बनाती है, पर इसमें हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इसका एडवांटेज लें। देखो, सरकार प्रोग्राम बना सकती है, लेकिन देश में गरीबी, सिस्टम जो टूटेगा, वो हमारे आपके मदद से टूटेगा, हमारे आपके अवेयरनेस से टूटेगा। उसके बाद वेजेस एम्प्लॉयमेंट में आपका जो ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि नेशनल, कहते हैं ना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, कि इसमें क्या था कि काम के बदले फूड दिया जाता था, जो बेसिकली मनरेगा से इंस्पायर्ड था, कि जिसमें कि गांव के अंदर अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, तो वो सरकार के पास जाके रजिस्टर करवाएगा, अपने जो भी एरिया में वहाँ पे वो रजिस्टर करवाएगा, और सरकार क्या करेगी, पूरे 365 दिन में से कम 100 दिन, 100 दिन क्या करेगी, उसको जॉब प्रोवाइड कराएगी, और ताकि वो व्यक्ति वहाँ पे काम कर सके और अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर सके। और अगर सरकार वो जॉब से देने में अनेबल होती है, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। स्टार्टिंग में 100 डिस्ट्रिक्ट में चले थे, बट वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, उसको बाद में और जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में भी चलाए गए। तो ये सारे प्रोग्राम बेसिकली सरकार के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम है, उसमें आपको ये जो मनरेगा से इंस्पायर है, इसको आपको अच्छे से करना है, बाकी सारे उसमें एक जैसी है। उसके बाद हम बात करें कि सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम तो चलाए, बट वो भी अनसेटिस्फैक्टरी रहे। क्यों ऐसा हुआ कि सरकार के अल्टीमेटली सारी पॉलिसी क्यों खराब हो जाती, क्या रीज़न है उसके? तो उसके बाद पढ़ेंगे कि सबसे पहले लैक ऑफ रिसोर्सेज। सरकार ने प्रोग्राम तो बना दिया, बट हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि गाँव में, शहरों में इतने नंबर ऑफ जॉब को हम लोगों तक प्रोवाइड कर पाए। दूसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, कि हमारे पास जो भी है, जैसे कि कुछ एरियाज है जहाँ पे इतने रिसोर्सेज है कि सरकार वो सारे प्रोग्राम को अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में सक्सेस होती है, बट कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे इतना पैसा ही नहीं सरकार के पास ये सारे प्रोग्राम को लॉन्च कर सके। उसके बाद हम बात करें इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। आप लोग सभी जानते हैं कि जो ऊपर लेवल पे सरकार बैठी होती है, वो काम करना चाहती है, करती भी है, बट बीच में इतने सारे मीडिएटर आ जाते हैं कि जिनका एडवांटेज जो है, जो पॉलिसी का जो भी प्रोग्राम है, वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचते नहीं, और बीच में उसमें करप्शन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आपको पता होगा कि मोदी सरकार ने कैशलेस सोसाइटी की बात की, जनधन के अंतर्गत सभी का अकाउंट खोला है, आज किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। तो पहले इस तरह से होता नहीं था, बीच में बहुत सारे दलाल आ जाते थे, एक्चुअल में जिनको पैसा मिलना चाहिए उनको पैसा मिलता नहीं था। जो बड़े बड़े, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन होती थी, अमीर किसान होते थे, वही किसान बन के इतना सारा पैसा ले लेते थे सरकार से। तो ये जो करप्शन है, वो जिसके कारण लोगों को तक सही फैसिलिटी नहीं मिल पाती। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो आज भी हमारे देश में, पावर, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं होती। गांव की बात करूँ, पंजाब में अभी भी जाओगे तो आपको पता है वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। बिहार के अंदर जाओगे, वहाँ पे इंडस्ट्रीज क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे पावर नहीं है, प्रॉपर रोड्स अभी भी नहीं बने। आज़ादी के इतने साल बाद हो गए, लेकिन अभी भी उन एरियाज़ में आप देखोगे तो डेवलपमेंट बहुत ही कम देखने को मिला है। लैक ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर। देखो, सरकार ने पॉलिसी बनाई, बट जो गरीब लोग होते हैं उनको अवेयरनेस ही नहीं, उनके अंदर को नॉलेज ही नहीं है कि आखिर सरकार के कौन से प्रोग्राम है, कौन सी पॉलिसी है, और जिसके कारण उनको कभी भी लाभ नहीं मिल पाता। तो ये सारे जो फैक्टर्स हमने पढ़े गरीबी के, आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, और आप लोग नोट्स के लिए विनिंग क्वेस्ट आपको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।